नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां हम इतिहास वैकल्पिक विषय यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए इससे संबंधित कक्षाएं और पीवाईक्यू डिस्कशंस फ्री में उपलब्ध करवाते हैं। तो आज एक प्लेलिस्ट जो मैंने बनाया है जिसमें हिस्ट्री ऑप्शनल मुख्य परीक्षा के विगत वर्षों के प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्लेलिस्ट में आपको ऐसे ही वीडियोस मिलेंगे और इस प्लेलिस्ट की शुरुआत मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर 1 और सेक्शन ए से की है। पेपर 1 सेक्शन ए का मतलब है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास, ये वाला खंड है। तो एक प्लेलिस्ट जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी पेपर 1 के सेक्शन ए और सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा। फिर ऐसे ही पेपर 2 के लिए एक दूसरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो आज इस क्लास की इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है, तो थोड़ा सा मैं फॉर्मेट की चर्चा कर दूं कि कैसे हम वीडियोस को अपलोड करने वाले हैं। तो इस प्लेलिस्ट में वीडियोस को मैं एक वीडियो में एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ऐसी योजना है। यानी कि एक क्वेश्चन को उठाना है हमें पीवाईक्यू, और साथ ही साथ हमें क्या करना है कि दूसरी तरफ मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक को सब टॉपिक वाइज फॉर्मेट में पढ़ा के अपलोड किया है दूसरे प्लेलिस्ट में। तो जब एक चैप्टर वहाँ फिनिश होगा, साथ ही यहाँ उसकी पीवाईक्यूज अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी। तो हमारी कोशिश होगी कि एक वीडियो में एक क्वेश्चंस को हम पूरी तरह से डिटेल्ड वे में, विस्तारित रूप में एनालिसिस कर सके, विश्लेषण कर सके। तो इसी उद्देश्य के साथ आज जो पहला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके एक प्रश्न को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले प्रश्न क्या है, इस पे हम एक बार बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि समझाइए कि क्या कारण है कि अधिकांश ज्ञात हड़प्पाकालीन बस्तियां लवणीय भूजल वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अवस्थित हैं। और ये सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2016 का प्रश्न है। तो सबसे पहले जब आप प्रश्नों को देखिए तो समझाइए, विश्लेषण कीजिए, आलोचना कीजिए, तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करिए, ऐसे कीवर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, समझाइए। तो सबसे पहले समझाइए, तो क्वेश्चन के अंदर जो बात है वो हम खुद ही समझ लें, फिर हम समझाने के पक्ष में जाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कारण है कि अधिकांश ज्ञात मतलब नोन, जो हमें जानकारी है, जिसकी हमें इंफॉर्मेशन है, अधिकांश ज्ञात हड़प्पाकालीन बस्तियां लवणीय भूजल वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों में अवस्थित है। यानी ये क्वेश्चन रिलेटेड है जो हड़प्पन साइट्स हैं उनकी अवस्थिति से या लोकेशन से, कि ये कॉन्सेप्ट हमें पता है कि नहीं। तो देखो, जब आप पीवाईक्यूज को देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे, या स्टेट सिविल सर्विसेज में भी, बीपीएससी में या पहले यूपीपीसीएस में ऑप्शनल होता था, वहां जो प्रश्न पूछे गए हैं मुख्य परीक्षा से, तो ये अवधारणा जो है अवस्थिति की, साथ ही साथ विस्तार की और कालक्रम की, ये तीन चीजें तो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। और इससे संबंधित प्रश्न भी पहले पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ अवस्थिति, हड़प्पन साइट्स की स्थिति या अवस्थिति से जुड़ा हुआ प्रश्न है, बट इसमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये क्वेश्चन डिमांड करता है। वो अंडरस्टैंडिंग क्या है, यह लिखा हुआ है कि अधिकांश हड़प्पाकालीन बस्तियां लवणीय भूजल वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है। अब देखो क्या है, सबसे पहले तो कई बार क्वेश्चन में जो पूछा जाता है तो लीनियर वे में हम उसको समझ के सीधा सीधा उसी पैटर्न पे लिख देने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार क्वेश्चन क्या करेगा कि क्वेश्चन में ही कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं और सबसे पहले हमें उसे डिकोड करना होता है। जैसे अगर हम हड़प्पाकालीन सभ्यता की हड़प्पा बस्तियों या हड़प्पन साइट्स की बात करें, तो जो हड़प्पन साइट्स हैं, मैं अगले स्लाइड में इसको लेता हूं, क्वेश्चन तो आपने समझ लिया होगा। तो देखो, जितने भी हड़प्पन साइट्स हैं, हड़प्पा स्थल है, और जो ज्ञात हड़प्पा स्थल है, तो ये ज्ञात कब हुए हैं, सबसे पहले तो ये सोचो आप। पहले मैं क्वेश्चन के एसेंस को समझाने के बाद फॉर्मेट बता दूंगा। ये ज्ञात कब हुए हैं, तो देखो ये ज्ञात हुए हैं 1920s में। उसके बाद ही हमें पता चला कि हड़प्पा सभ्यता भी जैसी कोई सभ्यता एग्जिस्ट कर रही थी। तो 1920s में सभ्यता के ज्ञात स्थलों का पता चला। चलो ठीक है, हिस्टोरियंस ने स्टडी किया
और कहा कि अधिकांश स्थल, जैसे एक जनरल सी बात है, हम जानते हैं कि सरस्वती, घाघरा और हाकरा नदी क्षेत्र, यहाँ पे सिंधु सभ्यता के बहुत सारे स्थल पाए गए हैं, जैसे कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, ये सब इसी क्षेत्र में पाए गए हैं। कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगा हो गया, बनावली या राखीगढ़ी। वर्तमान परिदृश्य में आप देखोगे तो ये सारे के सारे क्षेत्र क्या है? अर्धशुष्क क्षेत्र है, सेमी एरिड रीजन है। इसी तरह से अगर आप कच्छ या सौराष्ट्र को देखो, कच्छ या सौराष्ट्र से भी सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल मिले हैं। कच्छ या सौराष्ट्र ये कैसा क्षेत्र हो गया? शुष्क क्षेत्र हो गया। ठीक इसी तरह से अगर हम 1920s के बाद की स्थितियों को देखते हैं तो इसके बाद हम क्या पाते हैं कि अगर हमने सिंध में मोहनजोदड़ो या चनहुदड़ो जैसे साइट्स को देखा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, और चनहुदड़ो सिंध, इन साइट्स को देखते हैं तो अभी ये कैसे नजर आएंगे? शुष्क नजर आएंगे। दूसरी चीज, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, मैच्योर फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो ये काल कब से कब तक का है? तो परिपक्व चरण 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच का है। डिस्कवरी कब हुई है, खोज कब हुई है? 1920s के बाद हुई है। ध्यान से समझना क्या यहाँ पे पॉइंट है, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। डिस्कवरी 1920s के बाद हुई है और सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व चरण 2600 से 1900 बीसी है। ठीक है, अभी के चश्मे से हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश ज्ञात स्थल किन क्षेत्रों में है? तो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में है, अगर आज के चश्मे से देखें तो। लेकिन अगर हम 2600 बीसी और 1900 बीसी के दौर में जाके सिंधु घाटी सभ्यता को समझते हैं तो हमें यह बात पता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के हम परिपक्व चरण की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता किन चीजों के लिए जानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है उपजाऊ भूमि के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस रूप में? एक नदी घाटी सभ्यता के रूप में। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपनी कृषि अधिशेष के लिए, समृद्ध व्यापार वाणिज्य के लिए, अपनी संपन्नता के लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपनी प्रथम नगरीकरण के लिए। अब आप एक बात बताओ कि प्रथम नगरीकरण या फर्स्ट अर्बनाइजेशन ये बिना कृषि अधिशेष के संभव नहीं है, एग्रीकल्चर सरप्लस के संभव नहीं है। और सिंधु घाटी सभ्यता नदी घाटी सभ्यता थी, यानी कि उस समय परिपक्व चरण में सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश स्थल जो थे वो कहाँ थे? वो आर्द्र क्षेत्र में थे, नदी घाटी क्षेत्र में थे, उपजाऊ क्षेत्र में थे, वो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में नहीं थे। लेकिन 1920s के बाद जब हम डेवलपमेंट देखते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो नदी घाटी क्षेत्र में विकसित हुए। इसके कहने का मतलब ये है कि नदियों में जो मौसमी बाढ़ जल होती है उससे भूमि क्या होगी? उपजाऊ होगी। लेकिन ऐसी परिस्थिति बन सकती है पर्यावरणीय बदलावों की वजह से कि ये जो नदियां हैं धीरे धीरे या तो सूखने लगे या अपनी रूट्स को थोड़ा चेंज करने लगे, कुछ इकोलॉजिकल चेंजेस हो, पर्यावरणीय बदलाव हो। और इस बात की संभावना है कि नदियां जो है वो धीरे धीरे मौसमी हो गई, सूखने लगी, यह नदी अपना रूट चेंज कर रही है, लेकिन वहां रहने वाले लोग नदियों का जो ओल्ड चैनल्स है उसी के आसपास अपना सेटलमेंट बना के रह रहे हैं। तो इस बात की संभावना है, ठीक है, कि वहां पे संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य क्या हो जाएंगे? संग्रहित होने लगेंगे। एक और साइंटिफिक बात है, वैज्ञानिक बात है कि जो आर्द्र भूमि है उसमें जो पुरातात्विक साक्ष्य संग्रहित होंगे उनके जल्दी नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। और शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में जो मिट्टियां हैं, जो भूमि है, तो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र की जो भूमि है उसमें जो पुरातात्विक साक्ष्य कलेक्ट होंगे, संग्रहित होंगे, उनके दीर्घ काल तक बने रहने की संभावना बढ़ जाती है। तो यह भी एक संभावना है कि शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र आज जो हमें दिख रहे हैं वहां से ज्यादा हमें पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हुए हो।
अच्छा, जब हम ज्योग्राफी में शुष्कता और लवणता के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो वहां हम देखते हैं कि नदियों का सूखना, है ना, भूमि जल स्तर का कम होना, वाष्पीकरण का बढ़ जाना, और इस वजह से क्या होता है कि जो लवणीय पदार्थ है वो ऊपर जमा हो जाता है। तो इस बात की भी संभावना है कि बाद के काल में ऐसा कुछ रहा हो। तो जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो आज जो ज्ञात स्थल हमें शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में दिखता है, वास्तव में वो सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व चरण में कैसा था? पर्यावरण अनुकूल था, उपजाऊ भूमि क्षेत्र में था। लेकिन धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन के कारण स्थितियां बदलती चली गई। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक ऐसे स्थल हैं जहां पर नदी जल की उपलब्धता उतनी सुनिश्चित नहीं थी, या उतनी कह सकते हो कि जैसे मान लो धौलावीरा को देखो, ठीक है, तो धौलावीरा में आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वायर्स, कृत्रिम जल संग्रहण प्रणालियां मिलती हैं। तो ये दिखलाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग टेक्नोलॉजिकली या तकनीकी रूप से भी उन्होंने काफी प्रगति की थी। जहां उपजाऊ भूमि नहीं थी वहां भी खेती करने के लिए उन्होंने सिंचाई के कृत्रिम साधन विकसित कर लिए थे, और वहां पे जौ, बाजरा और दाल जैसी फसलों की खेती करते हैं, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में क्या था? वो टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन था, तकनीकी अनुकूलन था। ये बात हमें समझनी है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि प्रश्न ने क्या कहा? प्रश्न ने कहा कि क्या कारण है कि अधिकांश ज्ञात हड़प्पा कालीन बस्तियां लवणीय भूजल वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं। तो पहले ही पैराग्राफ में आपको यह बताना है कि परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का चरण 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच माना जाता है, और हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का प्रकाश में आना यह 1920 के दशक और उसके बाद की घटना है, और दोनों के बीच में लंबा समय अंतराल है। फिर आप बताओगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम नदी घाटी सभ्यता के रूप में जाने जाते हैं, जहां कृषि अधिशेष की स्थिति है, और कृषि अधिशेष की स्थिति का होना यह उपजाऊ भूमि के बिना संभव नहीं है ना। और कृषि अधिशेष की स्थिति नहीं हो सकती अगर अधिकांश स्थल शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में स्थित हो। यानी उस दौर में सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल जो थे वो उपजाऊ भूमि क्षेत्र या नदी घाटी सभ्यता में स्थित थे। ये बात आप बताएंगे। फिर बाद के काल में परिस्थितियां बदली, ठीक है, नदियों का मार्ग बदला, लोग पुराने चैनल्स में ही स्थित रह गए, और धीरे धीरे इससे क्या हुआ कि इससे हम कह सकते हैं कि वो क्षेत्र अर्धशुष्क होने लगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन था, तकनीकी रूप से वो कुशल थे, उन्होंने वो कुशलता हासिल की थी। उन्होंने क्या किया? जहां पे भूमि उपजाऊ या उर्वरता की समस्या थी वहां उन्होंने कृत्रिम सिंचाई के साधन भी विकसित कर लिए। तो आज के अधिकांश ज्ञात हड़प्पा स्थल जो अर्धशुष्क है वो उस समय यानी कि 2600 बीसी से 1900 बीसी के समय में क्या थे? वो समृद्ध थे, प्रॉस्पेरस थे, उपजाऊ थे, ठीक है। वो क्या थे? बाढ़ रहित थे, भूमि क्या थी? कृषि योग्य थी, और इससे व्यापार वहां पे क्या था? सुलभ था। जहां पे उर्वरता की चुनौती थी वहां पे कम जल वाली फसलों को सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अपनाया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जल संसाधन प्रबंधन की बेहतर प्रणाली को अपनाया, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें इस प्रश्न में बतानी है। यानी कि इस प्रश्न में एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आप इस घटना की इस मूल बात की समझ रखते हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं प्रश्न के प्रवाह में आप बह गए, आपने भी लिखना शुरू कर दिया कि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश स्थल शुष्क क्षेत्र में थे। नहीं, इस बात को आपको क्या करना है? काउंटर करना है ना। पर्यावरणीय परिवर्तन और कल्चरल एडेप्टेशन, सांस्कृतिक अनुकूलन, है ना, दोनों की बात करनी है। और एक दीर्घ काल तक सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया हुई। 1900 बीसी के बाद संक्रमण का काल आया, ठीक है। और उसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन वाले टॉपिक में मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, उन सारी चीजों को रिलेट करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये प्रश्न आप आसानी से 150, 200 या 250 वर्ड्स में इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो जब आप इस प्रश्न के उत्तर को टैकल करेंगे तो इस प्रश्न में किन किन मुख्य भागों की चर्चा करेंगे? तो सबसे पहले तो प्रश्न की जो भूमिका होगी, भूमिका में ही आपको संकल्पना की स्पष्टता ये जाहिर कर देनी है कि भाई मुझे ये कॉन्सेप्ट पता है। आप काउंटर करोगे इस आर्ग्यूमेंट को कि 1920s के बाद जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र थे वो कभी क्या हुआ करते थे?
उपजाऊ हुआ करते थे, आर्द्र होते थे और नदी घाटी सभ्यता का हिस्सा थे। फिर प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है, इसमें आप बताओगे कि 1900 बीसी के बाद पर्यावरणीय जो चुनौतियां हैं, यानी कि 1900 बीसी के बाद जो पर्यावरणीय परिवर्तन है और सांस्कृतिक अनुकूलन है, इसकी भी बात आप कर दोगे। पर्यावरणीय परिवर्तन और सांस्कृतिक अनुकूलन, यहीं पे आप वो संकल्पना भी बता दोगे, है ना, कि आर्द्र भूमि में जो अवशेष रहते हैं उनके जल्दी नष्ट होने की संभावना होती है, और शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र जब ये बन जाएंगे तो वहां पे जो पुरातात्विक अवशेष हैं उनके दीर्घकाल तक बने रहने की संभावना है। ये सारी चीजें बता दोगे। अच्छा, इस बात को अगर आपने यहाँ पे कुछ, यहाँ बात ही हो रही है साइट्स की, स्थलों की बात हो रही है, तो कुछ स्थलों का आप एग्जाम्पल दे दो तो और बेहतर है। जैसे मैंने आपको बताया कि शुष्क, अर्धशुष्क ऐसे स्थलों के 2-4 साइट्स के यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी दे देंगे, और इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आप कंक्लूड कर देंगे, है ना, कि आज जो स्थल शुष्क और अर्धशुष्क हैं, है ना, वो हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व चरण में उपजाऊ स्थल हुआ करते थे, है ना। तो ये इसका पूरा का पूरा उत्तर है। आप इसके उत्तर को लिखिए, और अभी फिलहाल लिखिए, ठीक है। मैं कहने वाला था कि हम आंसर इवैल्यूएशन का भी कोई सिस्टम डेवलप करेंगे, लेकिन अभी नहीं, है ना। पहले आप आंसर्स को लिखिए, वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। और मैंने बहुत शॉर्ट में डिस्कस इसलिए किया क्योंकि इसको मैंने अपने क्लास लेक्चर्स में भी इस टॉपिक को इंक्लूड किया हुआ है। तो आप जब दूसरे प्लेलिस्ट में, जहाँ पे टॉपिक और सब टॉपिक वाइज फॉर्मेट में मैंने टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट और बेहतर समझ में आएगा। तो अगर आप समग्र समझ, हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग विकसित करना चाहते हैं तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और साथ ही साथ जो वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं उन वीडियोस को भी रेगुलर देखिए। चलिए, अगली वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे प्रश्न के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।